Welcome friends. Today we will solve an exercise Introduction to Microbiology. Before this video lecture we will completed our this chapter Introduction to Microbiology. Now in this video we will solve an exercise. The first question is rewrite the following statements using correct of the options and explain the complete statement. कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करके उस सेंटेंस का जो भी एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर देना है। जैसे अब तक हम लोग सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करते थे वैसा ना करते हुए भाई यू विल चूज़ दैट ऑप्शन, ये भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स अकर्स ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। मीन्स कोएगुलेशन प्रोसेस किससे हो रही है यहाँ पर? लैक्टिक एसिड से उससे हो रहा है। अब जो लैक्टोज है दैट इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क, और ये जो मिल्क लैक्टोज है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। और ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ है दैट विल कोएगुलेट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मिल्क। उससे पूरा ऐसे लम्प वहाँ पर प्रोटीन्स का बन जाता है। देन सेकेंड वन इज हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम in the intestine are destroyed due to the probiotics. प्रोबायोटिक्स क्या होता है? जो हमारे हेल्थ बॉडी के लिए यूज़फुल होता है उसको हम लोग प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो प्रेजेंट होते हैं इन द प्रोबायोटिक्स स्टॉप्स द एक्शन ऑफ हार्मफुल एंजाइम्स लाइक क्लोस्ट्रीडियम। देन प्रोबायोटिक्स also controls the other bacteria present in the alimentary canal and their metabolism. ये जो लैक्टोबैसिलस है जो प्रोबायोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम या उसके जैसे और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं विच आर हार्मफुल टू अस, वो हमें यहाँ पर उसकी ग्रोथ भी रोक देते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट इज केमिकली विनेगर इज़ अ 4% एसिटिक एसिड। इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एसिटिक एसिड दैट इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव and it is also used as an additive in the food. Then salts which can be used as a supplement of calcium and iron are obtained from gluconic acid. कहाँ से मिलते हैं हमें ये? ग्लूकोनिक एसिड से हमें यहाँ पर ये मिलते हैं। The microbe Aspergillus niger is used on the as the source material of glucose and cornstip liquor to produce अमाइनो एसिड। ठीक है, ये जो एस्परजिलस नाइगर जो होते हैं ये क्या करते हैं यहाँ पर जो ग्लूकोज और कॉर्नस्टिप्स लीकर हैं उसमें अमाइनो एसिड यानी ग्लूकोनिक एसिड तैयार करते हैं। और ये जो ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर तैयार हुआ है वो हम लोग प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए एज ए सप्लीमेंट्री फॉर कैल्शियम एंड आयरन उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। दैट इज़ द यूज ऑफ दिस ग्लूकोनिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पेयर्स। यहाँ पर आपको सिर्फ मैच करना है। जैसे झाइलिटॉल इट विल इम्पार्ट द स्वीटनेस, जहाँ पर भी हमें स्वीटनेस डालना है वहाँ पर हम लोग ये झाइलिटॉल जो होता है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। साइट्रिक एसिड टू इम्पार्ट एसिडिटी, लाइकोपिन पिगमेंट्स डाल सकते, पिगमेंट से ही हमें मैच करना है। एंड नाइसिन दैट इज़ द माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर। ठीक है, ये माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर है हमारे इसमें। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट विच फ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस। माइक्रोबियल प्रोसेसेस से हमें कौन सा फ्यूल यहाँ पर मिलता है? वाई इज़ इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ सच फ्यूल्स। ये फ्यूल्स का यूज़ हमें क्यों बढ़ाना है? देन अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं दैट आर डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया और उसमें से हमें मीथेन गैस मिलता है। वही जो मोलासेस होता है जो शुगर फैक्ट्रीज़ में जो हमारा शुगर केन होता है उसको निकालने के बाद जो जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ दैट इज़ द मोलासेस। वो मोलासेस को अगर हम लोग फर्मेंटेट करते हैं in the presence of microbes like Saccharomyces yeast
तो उसमें से हमें इथेनॉल मिलता है विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। देन फोटो रिडक्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है और दिस हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फ्यूचर। अभी हम लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं बट इन फ्यूचर एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर few hundred years conventional fuels like petrol, diesels are exhaustible. Fossil fuel creates an air pollution. Thus the air fuels obtained by the microbial processes वो जो है that are the non-polluting and therefore it is necessary to increase the use of eco-friendly fuel। में अगर हमें हमारा environment बचाना है तो उस condition में हमें ये इको फ्रेंडली फ्यूल जो होता है ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हाउ कैन द ऑयल स्पिल्स ऑफ रिवर एंड ओशंस आर किल्ड। ये हमने जो बैक्टीरियाज का हम लोग पढ़ रहे हैं उस वक्त भी हमने उसे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल वे टू रिमूव द ऑयल स्पिल इज़ यूज ऑफ कल्चर ऑफ माइक्रोब्स लाइक सीडोमोनास सैप एंड अल्कानोवोरेक्स बोर्क्यूमेनेंसिस। ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है these organisms are having to destroy this oil spills। उसको वो डिकम्पोज करते हैं, उसमें इसके जो कंपोनेंट है दैट कंपोनेंट्स दे विल यूज एज अ फ्यूल और इसलिए ये जो माइक्रोब्स है दे विल हेल्पफुल टू रिमूव द स्पिल। These bacteria have the ability to destroy the pyrimidines and other chemicals present in the hydrocarbons। उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। Then these bacteria are called हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। क्या कहा है हमने इसे? हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, जो हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करते हैं एंड जो कार्बन है उसको दे विल रिएक्ट विद दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन। देन इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड और ये जो ऑयल है दैट ऑयल इज cleaned because of the microbial activity of this Pseudomonas sp and the Alcanovorax bourguimensis। The next question is, how can the soil polluted by acid rain be made fertile again? जो acid rain से soil यहाँ पर non fertile बन जाती है तो उसको हम लोग फिर से fertile कैसे बना सकते हैं with the help of bacteria, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो जो यहाँ पर अभी एसिड रन हुआ तो नेचुरली सॉइल में एसिड प्रेजेंट रहेगा, उसका एसिडिक नेचर जो है पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। तो एसिडोफिलियम सैप एंड एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दे विल कंज्यूम द सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर वो उन्होंने एसिड रेन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आते हैं तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड दीज बैक्टीरिया एसिडोफिलियम सिप एंड एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, ये जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स करके ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और इसलिए ये जो बैक्टीरिया है दे विल कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन occurring due to acid rain। Then explain the importance of biopesticides in organic farming। By using biopesticides soil pollution क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स सॉइल पर भी होते हैं और जो क्रॉप्स हमें मिल रहे हैं ऑन दैट ऑल्सो दिस इफ़ेक्ट्स विल टेक्स प्लेस। तो जब हम लोग बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन मिनिमाइज होता है। जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो दिस कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल बाय फ्लोरोएसिडामाइड लाइक केमिकल्स, ठीक है, ये जो फ्लोरोएसिडामाइड केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से उसका कंटेमिनेशन होता है एंड दीज आर हार्मफुल टू द अदर प्लांट्स। ये क्या होते हैं? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये यहाँ पर हार्मफुल होते हैं और उससे स्किन कैंसर, स्किन डिसीजेज जो होते हैं दैट विल अकर्स इन द ह्यूमंस।
Then by using bacterial and fungal toxins, the pests and pathogen can be destroyed. ठीक है, ऐसा अगर यूज़ करते तो उससे पैथोजेंस जो होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. सच टॉक्सिन्स आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट मटेरियल. डायरेक्टली उसको हम लोग डाल दें तो भी हमारे बॉडी पर उसका कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा. जैसे एग्जाम्पल, स्पिनोसाड इज़ अ बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है स्पिनोसाइड, तो वो बायोपेस्टिसाइड्स करके वो यहाँ पर यूज़ होता है. देन विच आर द रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलरिटी ऑफ प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स. प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस हमने देखे थे प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका यूज़ है, इसका पॉपुलरिटी बढ़ाने की हमें क्या ज़रूरत है. तो प्रोबायोटिक्स फूड में क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया उसमें एडेड होते हैं. उससे हमारा जो फूड है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है. उसी के साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, वो यहाँ पर कील होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है. वैसे ही जो इंटेस्टिनल फ्लोरा होते हैं, मीन्स इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन में यहाँ पर इनका नंबर बढ़ जाता है और वो विटामिन वहाँ पर सिंथेसाइज करना स्टार्ट करते हैं. देन द डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर इज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द प्रोबायोटिक्स. जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी पावर है, वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है. बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स यूजफुल इंटेस्टिनल बैक्टीरिया बिकम्स इनएक्टिव. ठीक है, जो भी इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज है जो यूज़फुल है वो इनएक्टिव अगर कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में ये प्रोबायोटिक्स की वजह से ये भी बैक्टीरिया, ये भी फ्लोराज जो होते हैं दैट विल बिकम्स एक्टिव. ठीक है, उसको एक्टिव करने का काम भी ये प्रोबायोटिक्स यहाँ पर करते हैं. देन हाउ द ब्रेड एंड द अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस यूजिंग बेकर ईस्ट आर न्यूट्रिशियस. किस तरीके से वो न्यूट्रिशियस होते हैं. देन इन ऑर्डर टू मेक द ब्रेड एंड बेकर्स ईस्ट, that is Saccharomyces cerevisiae, is added to the flour for the fermentation process, जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं. that contains the microorganism Saccharomyces cerevisiae. तो कमर्शियल बेकरीज में क्या होता है, वो ईस्ट यहाँ पर कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज्ड, while in domestic there is a setting of dry cellular yeast is used. Now the flour prepared by using commercial yeast contains various useful contents like carbohydrate, fats, proteins, various vitamins and minerals. उसमें anaerobic respiration होगा, it will again increases the nutritional value of the flour, and due to this the bread and other products produced with the help of yeast becomes nutritious. Then which precautions are necessary for the proper decomposition of domestic waste? तो डोमेस्टिक वेस्ट के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो यहाँ पर हमें देखना है. उसको क्या है, हमें अलग अलग कचरे के डिब्बे में हमें उसे अलग करना है. जैसे सेग्रीगेटेड इनटू द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उसको हम लोग नेचुरली डिकम्पोज करेंगे और फिर उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर्स करके यूज़ कर सकते हैं. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, सब्सटेंसेस हैं, उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं या उसको हम लोग रिसाइकल भी यहाँ पर कर सकते हैं. देन ये जो पॉट्स है जिसमें हम लोग सब ये वेस्ट जमा कर रहे हैं, दैट शुड बी कवर प्रॉपरली. इसको हमें प्रॉपरली कवर करके रखना है. देन व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसको हमें बैन क्यों करना है. तो प्लास्टिक बैग इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल है क्या, वो नहीं है. इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. उसको हम लोग ना तो वो डिकम्पोज हो सकती है, बायोडिग्रेड हो सकती है, और ना ही उसको हम लोग उसके डिकम्पोज करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. अगर ये सॉइल में जाता है प्लास्टिक बैग, इट विल कॉजेस सॉइल पोल्यूशन. अगर वाटर में मिक्स हो रहा है, इट विल कॉजेस वाटर पोल्यूशन. और अगर हम लोग इसको जलाते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय हो सके,
तो उस कंडीशन में उससे जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पर रिलीज होते हैं, दैट विल कॉजेस आल्सो द एयर पोल्यूशन। इसलिए ये सब कुछ बैड इफ़ेक्ट्स उसके डिसएडवांटेजेस होने की वजह से हम लोगों को उसे उस पर बैन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर। यहाँ पर आपको सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग दिया हुआ है, तो दैट इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग, यूज़ ऑफ स्लरी एज अ फर्टिलाइज़र। जो भी स्लरी बचती है उसको हम लोग फर्टिलाइज़र करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें से वाटर रिमूव करके उसको फिर से हम लोग क्लीन करके वो सेफ़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। और जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है उसको बायोगैस प्लांट में डालकर एज अ फ्यूल जो निकलेगा गैस, उसको हम लोग एज अ फ्यूल करके यूज़ कर सकते हैं। देन गिव साइंटिफिक रीजंस। फर्स्ट इज use of mutant strains has been increased in industrial microbiology। देखिए म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो होते हैं, माइक्रोब्स के स्ट्रेन्स जो होते हैं, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में किस तरीके से यूज़ करते हैं। देन बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी द कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इज डन। हमने यहाँ पर माइक्रोब्स को यूज़ किया है। इन सच एक्सपेरिमेंट्स various economic, social and environment related processes and products are included। कि जो भी यहाँ पर हम लोग इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो जो होता है दैट इज़ इकोनॉमिक भी हैं, सोशल भी हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। देन वेरियस प्रोसेसेस यूजिंग डिफरेंट माइक्रोब्स आर डन। जो भी जैसे हमने इसमें मीथे में देखते हैं वहाँ पर भी बैक्टीरियाज होते हैं, अगर बाकी इसमें भी हम लोग डिकम्पोजिशन करें तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग सब्सटेंस बेस पर यहाँ पर यूज़ हमारे इसमें दिखता है। नाउ इन दिस फर्मेंटेशन प्रोसेसेस आर यूज टू मेक ब्रेड, चीज़, वाइन्स, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। अलग अलग ऐसे प्रोसेस में बनाने, ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज़ होता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। दीज आर ऑल्सो मेड by the process of industrial microbiology. Now in pollution control and solid waste management the industrial microbiology becomes helpful। वो भी यहाँ पर helpful हमारे इसमें होते हैं। Then in farming too biotechnology is used to produce BT crop। जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में होते BT crop, यहाँ पर ये जैसे BT कॉटन होता है, BT ब्रिंजल्स होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। Then next question is enzymes obtained by microbial processes are mixed with detergents। उसको हम लोग डिटर्जेंट्स में मिक्स क्यों करते हैं? तो जब when detergents are mixed with microbial enzymes they start working more efficiently। अगर हम लोग डिटर्जेंट के साथ उसे मिक्स करते हैं तो उनका जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर इफेक्टिवली होता है। क्लीनिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोअर टेम्परेचर पर ही यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाती है। देयरफॉर फॉर बेटर रिजल्ट्स एंजाइम ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर मिक्स्ड विथ डिटर्जेंट्स। उसको हम लोग डिटर्जेंट के साथ मिक्स करते हैं। देन नेक्स्ट इज द माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। क्यों हम लोग यहाँ पर माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर जब माइक्रोबियल एंजाइम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्शंस होते हैं या प्रोसेस जो होती हैं दैट विल कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर। देन एनर्जी भी यहाँ पर सेव हो जाती है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द नो नीड ऑफ द इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि केमिकल्स जब आते हैं तो उससे इरोजन हो सकता है या करोजन भी उससे हो सकता है, रस्टिंग भी उससे हो सकता है। बट जब हम लोग ये माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। उस माइक्रोबियल एंजाइम से स्पेसिफिक रिएक्शंस जो हैं वही यहाँ पर मीन्स जो कंपोनेंट हमें डिग्रेड करना है सिर्फ वही कंपोनेंट यहाँ पर डिग्रेड होगा, बाकी के कंपोनेंट्स यहाँ पर डिग्रेड नहीं होंगे, वो जैसे के वैसे उसी कंडीशन में यहाँ पर रहेंगे।
नेक्स्ट इज द अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो भी बाय प्रोडक्ट्स है वो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होंगे। देन प्योरीफिकेशन, बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा फॉर्म नहीं हो रहे हैं, मीन्स प्योरीफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और उस पर जो कुछ भी एक्सपेंसेस हम लोग खर्च कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हमें देने की ज़रूरत नहीं है। देन एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ अवॉइडेड। एलिमिनेशन भी नहीं करना पड़ेगा, उसका डिकम्पोजिशन भी हमें फिर से नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोग उससे निकाल सकते हैं। देन एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। एंजाइम्स जो होते हैं उसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। एंड माइक्रोबियल एंजाइम्स आर दस इको फ्रेंडली। उसका एनवायरनमेंट पर भी कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट एज एन माइक्रोबियल एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। फिर से कंसेप्चुअल पिक्चर हमारे पास है। इसमें हमें ज़ैंथम गम जो होता है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर हम लोग उसे यूज़ करते हैं, ये लिखना है। इसमें आप अलग अलग लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दिया आपको टूथपेस्ट, पिगमेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, विडिसाइड्स, टेक्सटाइल पिगमेंट, हाई क्वालिटी पेपर, उसके बाद बाकी के भी जो कुछ एंटीबायोटिक्स में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस आप ज़ैंथम गम के यहाँ पर दे सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में माइक्रोब्स का रोल क्या है, वो हमें यहाँ पर देना है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं हम लोग कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ऑयल स्पिल, देन बायोफ्यूल जैसे कंपोस्टिंग है या बायोगैस प्लांट है तो बायोफ्यूल्स, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके लिए, देन लैंड फिलिंग में भी हमने पढ़ा है बायोगैस एंड कंपोस्टिंग, देन माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स। इन्हीं के साथ साथ हम लोग उसके जैसे इको फ्रेंडली है तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, देन एंटीबायोटिक्स में हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन अगेन नेक्स्ट वन इज द आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कंपोस्ट प्रोडक्शन। कंपोस्ट प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो कंपोस्ट मीन्स क्या होता है कि जो हमने पूरा यहाँ पर मटेरियल जैसे लीव्स है या फिर और कुछ मटेरियल है, तो ये सब जो होते हैं जो इजीली डिकम्पोजेबल मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो उस कंडीशन में ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग या फिर माइक्रोब्स जो होते हैं these are converted it into the simple inorganic compounds which can be easily mixed in the environment। वो environment में easily mixed यहाँ पर हो सकते हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स हैं दैट प्लांट्स विल also absorb these nutrients and use it for the photosynthesis process। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कंपोस्ट यहाँ पर हुआ है उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र करके या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसके लिए भी उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल में कुछ परसेंटेज में इथेनॉल ऐड करते हैं, तो इसके क्या एप्लीकेशन हैं वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग पेट्रोल और इथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो एमिट होते हैं उसका प्रपोर्शन जो है दैट विल बिकम्स लेसर। मीन्स अगर हम लोग गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल और डीजल, प्योर पेट्रोल और डीजल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली उसमें से बाहर निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद द हाइड्रोकार्बन्स, इनका परसेंटेज ज़्यादा होगा। बट वही हमने उसमें इथेनॉल अगर मिक्स कर दिया तो उस कंडीशन में ये जो गैसेस एमिट हो रहे हैं दीज आर हैविंग अ लेसर प्रपोर्शन। देन पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एमिटेड। जो पार्टिकुलेट यहाँ पर बाहर निकलते हैं वो भी यहाँ पर कम निकलेंगे। डीजल और इसकी कॉस्ट जो है पेट्रोल की वो भी यहाँ पर कम होती है
by the addition of ethanol. Then ethanol burns with more efficiently, hence ethanol is mixed with petrol and diesel. वो बहुत अच्छे तरीके से वो बर्न होते हैं, इसलिए हम लोग उसे पेट्रोल डीजल में ऐड करते हैं. और अगर गैसेस ही यहाँ पर कम एमिट हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है, दैट एयर पोल्यूशन विल गेट्स also reduced by the addition of this ethanol into the petrol and diesel. Then which plants are cultivated to obtain the fuel? फ्यूल ऑब्टेन करने के लिए हमें कौन से प्लांट्स को कल्टीवेट करना है, ये हमें यहाँ पर दिए हैं, जिसमें से हमें इथेनॉल मिलता हो. या पेट्रोल डीजल तो जनरली सॉइल के अंदर रहता है, वो हमें माइंस से मिलता है. बट जो इथेनॉल है वो हमें ऐसे कुछ सोर्सेस है जिससे हमें मिल सकता है. तो इथेनॉल जो होता है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम व्हीट, मेज, बीट, शुगर केन एंड मोलेसिस ऑफ शुगर केन. इसमें से हमें इथेनॉल मिल सकता है. देन फॉर बायोडीजल्स द सोयाबीन, रेपसीड, जैट्रोपा, महुआ, फ्लेक्सीड, मस्टर्ड, sunflower, palm, jute and some other types of algae are cultivated. ठीक है, बायोडीजल्स के लिए इतने सारे सोर्सेस हमारे पास हैं कि जिसको अगर हम लोग कल्टिवेट करते हैं तो उसमें से हमें बायोडीजल्स यहाँ पर मिल सकता है. देन विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास. अब बायोमास क्या है, जिसमें बायोगैस और बायोडीजल्स यहाँ पर मोस्टली ऑब्टेन्ड होते हैं. अब जो बायोगैस यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द डंक ऑफ कैटल. कैटल का जो डंक होता है उससे हम लोग उसे बना सकते हैं. उस कैटल डंक को क्या करना है, यहाँ पर हमें उसको बायोगैस प्लांट में हमें डिकम्पोज करना है, तो उससे हमें मीथेन मिलेगा और मीथेन से हम लोग मिथेनॉल बना सकते हैं. देन इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोलासिस ऑफ शुगर केन, जिससे मोलासिस जो होते हैं शुगर केन के, उससे हम लोग उसे इथेनॉल बना सकते हैं. और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ क्रॉप्स भी ऐसे होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा हुआ है कि बीट है, मेज, वीट, इससे भी हमें इथेनॉल यहाँ पर मिल सकता है. देयरफॉर इन सम कंट्रीज द स्पेशल क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर द बायोडीजल्स. देन हाउ डज द ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी. ब्रेड स्पॉन्जी किस तरीके से बनती है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले ही हमने देखा था बेकर्स ईस्ट, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उस डो में हम लोग उसे ऐड करते हैं. और ये जब बैक्टीरिया में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, दैट विल कैरिड आउट द एनएरोबिक फर्मेंटेशन. ये क्या करेंगे, यहाँ पर एनएरोबिक फर्मेंटेशन होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है. और ये जो CO2 यहाँ पर फॉर्म होता है, दिस CO2 गैस ट्राइज टू एस्केप आउट ऑफ द फ्लोर. उसको बाहर निकलना होता है फ्लोर से, उस डो से. उसकी वजह से ये जो डो होता है ये यहाँ पर राइज होता है. और जब ये पूरा डो बेक हो जाता है तो उसकी स्पॉन्जी ब्रेड हमें यहाँ पर मिलती है. वैसे ही आप घर पर देखोगे कि जब इडली डोसा बनाते हैं वहाँ पर भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें भी जो डो होता है दैट विल ऑटोमेटिकली राइजेस